हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मेसी इंडिया। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डी फार्मा एग्जिट एग्जाम में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, स्पेशली जनरल फार्माकोलॉजी सेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ से कुछ गारंटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पे कुछ हम प्रैक्टिस एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं विद देयर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको डी फार्मा एग्जिट एग्जाम के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी है तो आपको क्या करना है, डीपी इंडिया ये वर्ड टाइप करके आपको गिवन नंबर के ऊपर मैसेज देना है। तो फिर उसके बाद क्या होगा, फिर आपका नंबर एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा और वहां पे आपको रिगार्डिंग बाकी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। और आपको और एक चीज करनी है, फार्मेसी इंडिया एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। वहां पे आपको डी फार्मा एग्जिट एग्जाम के बारे में बाकी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन एक क्वेश्चन के साथ। हु इज द फादर ऑफ फार्माकोलॉजी? फादर ऑफ फार्माकोलॉजी किन्हें कहा जाता है? ओसवाल्ड श्मीडबर्ग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पॉल एलरिच या एंथोनी वैन? और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ओसवाल्ड श्मीडबर्ग। ये जो साइंटिस्ट है इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इनका नाम आपने सुना होगा, इन्होंने पेनिसिलिन की डिस्कवरी की थी। पॉल एलरिच, he has Nobel Prize winning German physician and scientist who worked in the field of hematology, immunology and antimicrobial chemotherapy. कीमोथेरेपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अगर किसी ने दिया होगा तो उन साइंटिस्ट का नाम है पॉल एलरिच। एंड देन कम्स एंटोनी फिलिप्स वैन लीवेनहुक, was the Dutch businessman and scientist in gold age of Dutch science and technology. He is commonly known as father of microbiology. तो एंटोनी फिलिप्स वैन लीवेनहुक, इनको जनरली क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और हमारा क्वेश्चन कहां से आया था? फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कौन है? और उसका सही आंसर है ओसवाल्ड श्मीडबर्ग। सो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। व्हाट डज फार्माकोकाइनेटिक्स मींस? फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग, कि ड्रग के वो फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या है, क्या उन्हें फार्माकोकाइनेटिक्स कहेंगे? अनवांटेड इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग, जो हमें नहीं चाहिए उन इफेक्ट्स को क्या हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं? केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ मेडिसिनल एजेंट, जो ड्रग आप यूज कर रहे हो तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में फार्माकोकाइनेटिक्स को बताया जाता है। या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग इन द ऑर्गेनिज्म। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग इन द ऑर्गेनिज्म। बेसिकली इस फार्माकोकाइनेटिक वर्ड को अगर आप तोड़ोगे तो इससे दो वर्ड्स बनते हैं, फार्माकॉन एंड काइनेटिक्स। फार्माकॉन मतलब ड्रग, काइनेटिक्स मतलब मोशन, मूवमेंट। सो मूवमेंट ऑफ द ड्रग इनसाइड योर बॉडी इज कॉल्ड एज फार्माकोकाइनेटिक्स। और इसमें चार चीजें आती है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ADME। और यहाँ पे हमारे ऑप्शन में क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग इन द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे अगर कोई भी पार्ट आता, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, सारे ऑप्शन सही होने वाले थे। तो फार्माकोकाइनेटिक्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है बच्चे लोग? मूवमेंट ऑफ द ड्रग इनसाइड योर बॉडी इज कॉल्ड एज फार्माकोकाइनेटिक्स। दैट्स इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन फार्माकोलॉजी, इनके फादर कौन है? फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए, रामनाथ चोपड़ा। ऑप्शन बी, पॉल एलरिच। ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। अरे नाम से ही आप पता कर सकते हो इसमें इंडियन कौन है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है रामनाथ चोपड़ा। ये जो साइंटिस्ट है इन्हें एक्चुअली इंडियन फार्माकोलॉजी के फादर के नाम से जाना जाता है। तो इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं। प्रोफेसर रामनाथ चोपड़ा was the first to establish a center of study and research in pharmacology in India. रामनाथ चोपड़ा वो साइंटिस्ट है, वो प्रोफेसर है कि उन्होंने पहली बार फार्माकोलॉजी का एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में किया रिगार्डिंग इट्स स्टडी एंड द रिसर्च। कलकत्ता स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन इन अर्ली 1920s। तो ये एस्टैब्लिशमेंट कहाँ पे हुई थी? कलकत्ता में हुई थी एंड अर्ली 1920s में हुई थी। तो नाम याद रखना, who is the father of Indian pharmacology? Correct answer is प्रोफेसर रामनाथ चोपड़ा। और कौन से ईयर में ये हुआ था? 1920s के ईरा में। ओके चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मेन मैकेनिज्म ऑफ मोस्ट ऑफ द ड्रग एब्जॉर्प्शन इन GI ट्रैक्ट इज
मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ड्रग आपके बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब होता है कि तो वो किस मैकेनिज्म को फॉलो करेगा? ऑप्शन ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें आता है कैरियर मेडिएटेड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। देन कम्स फिल्ट्रेशन, जिसका दूसरा नाम है एक्वस डिफ्यूजन। देन एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, एंड ऑप्शन डी इज पैसिव डिफ्यूजन, जिसे हम कहते हैं लिपिड डिफ्यूजन। तो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आते वक्त किस मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे? एंड इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है पैसिव डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन विदाउट द यूज ऑफ एटीपी। एटीपी का यूज ना के बराबर करना है, एटीपी का यूज नहीं करना है। तो मॉलिक्यूल जब भी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाता है, लाइक दिस, हियर इट इज हायर कॉन्सेंट्रेशन, हियर इट इज लोअर कॉन्सेंट्रेशन, बीच में है लिपिड बाइलेयर। तो ये मूवमेंट तब तक होने वाली है जब तक दोनों साइड के मॉलिक्यूल्स इक्वल नहीं हो जाते, और इसी प्रोसेस को कहते हैं पैसिव डिफ्यूजन। और ये सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था? फिक्स नाम के साइंटिस्ट ने। और उन्होंने जो पहला लॉ बताया था वो था लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो इस पर्टिकुलर केस में होता क्या है, मॉलिक्यूल्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूव करते हैं जब तक कि उनका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इक्विलिब्रेट नहीं होता। इक्विलिब्रेट नहीं होता मतलब क्या? दोनों साइड के मॉलिक्यूल्स इक्वल नहीं हो जाते। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सिंपल सा है, जब भी कोई ड्रग आप कंज्यूम करोगे वो आपके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर किस तरह से एब्जॉर्ब होता है? बहुत इजीली एब्जॉर्ब होता है। कैसे? बाय पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस। इस तरह से याद रखो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस कांट पेनिट्रेट मेम्ब्रेन बाय पैसिव डिफ्यूजन? वो कौन से सब्सटेंसेस है कि जो पैसिव डिफ्यूजन का यूज करके मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा सकते? ऑप्शन ए लिपिड सोल्यूबल, ऑप्शन बी नॉन आयोनाइज्ड, ऑप्शन सी हाइड्रोफोबिक, ऑप्शन डी हाइड्रोफिलिक। पैसिव डिफ्यूजन करने के लिए मेम्ब्रेन को क्रॉस तो करना ही पड़ेगा, एंड मेम्ब्रेन को अगर क्रॉस करना है तो मेम्ब्रेन के बारे में समझना पड़ेगा। मेम्ब्रेन जो होता है वो लिपिड से बना हुआ होता है, तो लिपिड के पास वाटर आएगा तो वाटर तो अंदर नहीं जा सकता, वाटर को लिपिड हेट करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए बच्चे लोग? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस। वाटर लविंग सब्सटेंस पैसिव डिफ्यूजन को फॉलो नहीं कर सकते, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, मेम्ब्रेन उन्हें परमिट नहीं करता अंदर आने के लिए। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था? ऑप्शन डी। सी द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल मोइटी, चैनल प्रोटीन्स एंड मेजॉरिटीली फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इसके पास कुछ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी होते हैं एंड पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी होते हैं। तो ये जो पूरा कंपोजिशन है इन लिपिड्स के लिए बहुत अच्छा है, बट वाटर लविंग मॉलिक्यूल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वाटर लविंग मॉलिक्यूल तो इजीली अंदर आने की परमिशन नहीं देता है, उसके लिए स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम को यूज करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट डज द टर्म बायो अवेलेबिलिटी मीन? बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? क्या हम इसे कहते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिग्री ऑफ द सब्सटेंस, कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग कितनी होती है, क्या उसे हम बीए कहेंगे? या परमेबिलिटी थ्रू द ब्लड ब्रेन बैरियर, या फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज ड्रग रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन फॉलोइंग एनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? आपने जो ड्रग कंज्यूम किया वो एज इट इज फॉर्म में जब सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है, क्या उसे हम बायो अवेलेबिलिटी कहेंगे? या ऑप्शन डी अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस विच इज इन यूरिन रिलेटिव टू द इनिशियल डोज, मतलब आपकी यूरिन में कितना सब्सटेंस एक्सक्रीट हुआ है इन कंपैरिजन टू इनिशियल डोज। तो क्या कहोगे? बायो अवेलेबिलिटी किसे कहोगे? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, amount of unchanged form of the drug that reaching to the systemic circulation by any route, that is called as bioavailability. So आप अगर ओरली कुछ कंज्यूम करते हो तो वो पहले स्टमक के पास जाएगा, स्टमक से वो इंटेस्टाइन के पास जाता है, इंटेस्टाइन से वो पास किया जाता है लिवर के पास, एंड अगर कोई ड्रग लिवर के पास जाता है तो वहां पे एक प्रॉब्लम होती है। लिवर क्या करेगा? उसे मेटाबोलाइज करेगा, एंड लिवर अगर किसी को मेटाबोलाइज कर देता है तो वहां पे उसका जो मेन कॉन्सेंट्रेशन था वो घट जाता है, और उसे ही हम कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म।
याद रखना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज इंप्लाइड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ द ड्रग्स थ्रू अ मेम्ब्रेन बाय मींस ऑफ डिफ्यूजन, कि ड्रग का जो मूवमेंट है मेम्ब्रेन के अंदर वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, उसे हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट विदाउट द एनर्जी कंजम्पशन, अगर आप ट्रांसपोर्ट कर भी रहे हो अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो क्या विदाउट एनर्जी ड्रग की मूवमेंट हो सकती है क्या? एनगल्फ ऑफ अ ड्रग बाय अ सेल मेम्ब्रेन विद अ न्यू वेसिकल फॉर्मेशन, क्या वेसिकल फॉर्मेशन के थ्रू ड्रग को एनगल्फ किया जाता है, उसे हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब क्या? मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू दी हाइयर कॉन्सेंट्रेशन, क्या इसे हम कहेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट? तो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू दी हाइयर कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहां पे एटीपी की जरूरत होती है। ये चीज याद रखना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब एटीपी की नीड है, एटीपी का यूज करके मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन। इसका कुछ एनिमेशन भी आप सीख सकते हो, जैसे कि दो प्रोसेसेस हैं, एक है सिम्पोर्ट, दूसरा है एंटीपोर्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मॉलिक्यूल्स एक ही चैनल के थ्रू अंदर आ रहे हैं, एंड दूसरी और एक पॉसिबिलिटी है, एक ही चैनल के थ्रू एक मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है। और एक पॉसिबिलिटी होती है जहाँ पे एटीपी का डायरेक्टली यूज भी होता है। यहाँ पे हमने वैसी कुछ चीज मेंशन की नहीं है, बट जब भी ये मूवमेंट होती है और हम एटीपी का यूज करेंगे तो उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। ओके, सो पैसिव डिफ्यूजन या जिसे हम कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो उसका मतलब क्या है? एटीपी का यूज नहीं करना है। ओके, एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब क्या? एटीपी का यूज करना है टू मूव द मॉलिक्यूल फ्रॉम इट्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू दी हाइयर कॉन्सेंट्रेशन। ओके, चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। द फॉलोइंग्स आर एक्सक्रीटेड फास्टर इन द बेसिक यूरिन, इसमें से कौन सा कंपाउंड है कि जो बेसिक यूरिन में फास्टेस्ट तरीके से एक्सक्रीट किया जाता है? ऑप्शन ए वीक एसिड्स, ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, ऑप्शन सी वीक बेसिस, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। देखो, लाइक डिसॉल्व इन लाइक, लाइक डिसॉल्व इन लाइक, मतलब एसिड एसिड में डिसॉल्व होगा, बेस बेस में डिसॉल्व होगा। तो फॉलोइंग आर एक्सक्रीटेड फास्टर इन द बेसिक यूरिन, अगर आपने एसिड को बेस के अंदर डाल दिया तो एसिड बेस जब मिक्स होता है तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर, जो बॉडी से इजीली एक्सक्रीट होता है। तो द फॉलोइंग आर एक्सक्रीटेड फास्टर इन बेसिक यूरिन व्हाट, बेसिक यूरिन के अंदर किसका एक्सक्रीशन बढ़ेगा? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्योंकि एसिड जब बेस के साथ इंटरेक्ट करता है तो वहां पे ऐसा प्रोडक्ट बनेगा जो बॉडी से इजीली एक्सक्रीट होता है, तो उसे कहते हैं लाइक डिसॉल्व इन लाइक कॉन्सेप्ट। तो इससे क्या होगा? द फॉलोइंग आर एक्सक्रीटेड फास्टर इन द बेसिक यूरिन वीक एसिड्स, मतलब अगर आपको वीक एसिड्स का पॉइजनिंग होता है और आप यूरिन का पीएच बेसिक कर देते हो तो उस ड्रग को एक्सक्रीट कर पाना बहुत इजीली पॉसिबल है। जैसे कि मान लेते हैं बारबिटूरेट्स, ये वीकली एसिडिक ड्रग है, इसका एब्जॉर्प्शन स्टमक के अंदर बहुत अच्छे से होगा, लेकिन अगर ये इंटेस्टाइन के पास चला जाता है तो एक्सक्रीट होने की कंडीशन में जाएगा, क्योंकि वहां पे बेसिक पीएच है। अगर आप मॉर्फिन की केस लेते हो, स्टमक के अंदर ऐड करोगे तो ये आयोनाइज होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। बट अगर इसे आप इंटेस्टाइन के पास भेजोगे तो इंटेस्टाइन के अंदर इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि इंटेस्टाइन का पीएच अल्कलाइन है, बेसिक है, एंड लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो इस कॉन्सेप्ट में आपको क्या सीखना है? कौन से ड्रग बेसिक यूरिन में इजीली एक्सक्रीट होते हैं? एसिडिक ड्रग, वो भी वीकली एसिडिक ड्रग। एंड अगर मैं कहता विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड फास्टर इन द एसिडिक यूरिन, तो उसका आंसर होना चाहिए था वीकली बेसिक ड्रग। इस तरह से वो कॉन्सेप्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड फर्स्ट पास इफेक्ट, इसमें से कौन सा रूट है जो फर्स्ट पास इफेक्ट को फॉलो करता है? ऑप्शन ए सबलिंगुअल, ऑप्शन बी ओरल, ऑप्शन सी इंट्रावेनस, ऑप्शन डी इंट्रामस्कुलर। इसमें से कौन सा रूट है जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को सबसे ज्यादा प्रेफर करता है? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मतलब क्या? जब भी आप ओरल कैविटी से कुछ कंज्यूम करोगे वो आपके स्टमक के पास जाएगा, स्टमक से इंटेस्टाइन के पास आएगा, इंटेस्टाइन से लिवर के अंदर जाने वाला है।
तो लिवर उसे मेटाबोलाइज करके हार्ट के पास भेजेगा। उसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो ये रूट ओरल के साथ कनेक्टेड है। इसमें से कौन सा रूट है कि जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को बहुत सीरियसली फॉलो करता है? वो है ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ओके सी, आप ओरली जो कुछ भी कंज्यूम करोगे वो स्टमक के पास जाता है, स्टमक से इंटेस्टाइन उसे कंज्यूम करेगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा और फिर वो जाता है हमारे लिवर के पास। लिवर उसे प्रोसेस करके फिर से हार्ट के पास भेजता है और फिर उसका होता है सर्कुलेशन। सो इस तरह से हमने इस कॉन्सेप्ट को सीख लिया है। नेक्स्ट, द क्वेश्चन नंबर 10, पिक आउट द पैरेंटल रूट ऑफ मेडिसिनल एजेंट एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब इसमें से कौन सा रूट है कि जिसे हम पैरेंटल रूट में कंसिडर कर सकते हैं? पैरेंटल मतलब क्या? डायरेक्टली इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। रेक्टल रूट, ओरल रूट, सबलिंगुअल रूट, इसमें से पैरेंटल कौन है? एंड द लास्ट वन इज इनहेलेशनल रूट। आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पार्ट कौन से है? ओरल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम। तो ये सारे पार्ट्स किस में आते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आते हैं। तो हमें क्या चाहिए? पैरेंटल, आउटसाइड द इंटेस्टाइन। तो वो कौन सा है? इनहेलेशनल रूट। आप इनहेलेशनल रूट से जो भी कंज्यूम करोगे वो आपके लंग्स के पास जाने वाला है, लंग्स के पास से अल्विओलाई के पास जाता है और अल्विओलाई से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ब्लड सर्कुलेशन में। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इनहेलेशनल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। चलो क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 50% ऑफ दैट ड्रग्स मैक्सिमम इफेक्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? कि एक ड्रग का मैक्सिमम इफेक्ट है फॉर एग्जांपल 100, तो इसका 50% कितना होगा? 50। तो ये 50% इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए आपको ड्रग का जो पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन कंज्यूम करना है उसे क्या कहते हैं? समझ लो क्वेश्चन। अगर एक ड्रग मैक्सिमम इफेक्ट 100 क्रिएट करता है तो इसका 50% कितना होगा? 50। तो इतना इफेक्ट क्रिएट करने के लिए जो क्वांटिटी कंज्यूम करनी पड़ेगी उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एफिकेसी ऑफ द ड्रग, ऑप्शन बी पोटेंसी ऑफ द ड्रग, ऑप्शन सी अफिनिटी ऑफ द ड्रग, ऑप्शन डी बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है इट इज पोटेंसी। पोटेंसी मतलब क्या? आपका ड्रग मैक्सिमम जो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उसका 50% प्रोड्यूस करने के लिए कितना कॉन्सेंट्रेशन लगेगा? तो बाकी की जो टर्मिनोलॉजी है इफिकेसी, अफिनिटी, बायो अवेलेबिलिटी, उसका क्या मीनिंग है? इफिकेसी मतलब इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग, अफिनिटी मतलब अट्रैक्शन पावर ऑफ द ड्रग टुवर्ड्स टारगेट मॉलिक्यूल, एंड बायो अवेलेबिलिटी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अनचेंज फॉर्म ऑफ द ड्रग रीचिंग टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, दैट इज कॉल्ड एज बायो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग। तो इस तरह से हमने पोटेंसी के डेफिनेशन के साथ बाकी के टर्मिनोलॉजीज को भी सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। फॉर अ ड्रग गिवन ओरली द प्रिंसिपल साइट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज। अगर आप कोई ड्रग ओरली कंज्यूम करते हो तो उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां पे होगा? ऑप्शन ए स्टमक, ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी ईसोफेगस, ऑप्शन डी लार्ज इंटेस्टाइन। बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं मैक्सिमम ऑफ द फूड जो भी हम कंज्यूम करते हैं उसका एब्जॉर्प्शन कहां पे होता है? इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन के दो सेक्शंस है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी 3 अलग अलग सेक्शंस है। और जैसे कि हम जानते हैं मैक्सिमम फूड का एब्जॉर्प्शन अगर इंटेस्टाइन में होता है वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो ड्रग का एब्जॉर्प्शन कहां पे होगा? ऑब्वियस सी बात है, इट इज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था स्मॉल इंटेस्टाइन। आप जितने भी ड्रग ओरली कंज्यूम करते हो वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके ही एब्जॉर्ब होते हैं। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके 3 सेक्शन है। फर्स्ट वन इज डिओडेनम, मिडिल वन इज जेजुनम एंड लास्ट वन इज इलियम। तो हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहां पे ड्रग का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए था स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। बायोट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द ड्रग मे लीड टू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अगर आप किसी ड्रग को मेटाबोलाइज करते हो, बायो ट्रांसफॉर्म करते हो, तो इनमें से ना एक एक्टिविटी नहीं होगी। क्या है वो ढूंढना पड़ेगा। इनएक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एक्टिव ड्रग, मतलब एक्टिव ड्रग का आप इनएक्टिव मेटाबोलाइट बना रहे हो। दूसरा एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एक्टिव ड्रग, ड्रग खुद एक्टिव है उससे एक एक्टिव मेटाबोलाइट बनता है, ठीक है। तीसरा है एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एन इनएक्टिव ड्रग,
इनएक्टिव ड्रग से बन रहा है एक्टिव मेटाबोलाइट, एंड द लास्ट वन इज इनएक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम इनएक्टिव ड्रग। सोचो कि पहली केस क्या है, इनएक्टिव मेटाबोलाइट बन रहा है फ्रॉम एक्टिव ड्रग, मतलब जो आप खा रहे थे वो पहले से एक्टिव है, उससे कुछ इनएक्टिव बन रहा है, ये सही है। दूसरा है एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एक्टिव ड्रग, ड्रग खुद एक्टिव है और बॉडी के अंदर जाते ही वो दूसरा एक्टिव कंपाउंड बना रहा है, ये भी सही है। तीसरा एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम इनएक्टिव ड्रग, दैट इज कॉल्ड एज प्रोड्रग, बॉडी के बाहर इनएक्टिव, बॉडी के अंदर जाते ही एक्टिव, तो ऑप्शन सी भी सही है। एंड ऑप्शन डी इनएक्टिव ड्रग से इनएक्टिव मेटाबोलाइट, क्या इसे हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे क्या? ना, ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर। बायो ट्रांसफॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट में ऐसा कभी नहीं होता है कि इनएक्टिव ड्रग से इनएक्टिव मेटाबोलाइट बनेगा। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्टिव ड्रग से इनएक्टिव ड्रग बनाया जा सकता है, एक्टिव ड्रग से एक्टिव मेटाबोलाइट बनाया जा सकता है, इनएक्टिव ड्रग से भी एक्टिव मेटाबोलाइट चीजें बनती है। सो इसका जो प्रिंसिपल कन्वर्जन होता है वो लिवर के अंदर होगा। ड्रग का एक्टिवेशन इनएक्टिवेशन लिवर करता है, लिवर के साथ अदर ऑर्गन्स भी कर सकते हैं, जैसे कि जीआई ट्रैक्ट, किडनी, लंग्स, ब्लड, स्किन एंड दी प्लासेंटा। तो मोस्ट ऑफ द ड्रग जो होते हैं वो एक्टिव फॉर्म में ही होते हैं, दे आर इनएक्टिवेटेड बाय मेटाबॉलिज्म। उनका जो इनएक्टिवेशन होता है मेटाबॉलिज्म के थ्रू ही होता है। लेकिन कुछ केसेस में एक्टिव ड्रग से एक्टिव मेटाबोलाइट बनते हैं, कुछ केसेस में इनएक्टिव ड्रग से एक्टिव मेटाबोलाइट बनते हैं। तो ये था एक सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ द बायो ट्रांसफॉर्मेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीपुट ऑफ द ड्रग कैन बी फॉर्म्ड बाय व्हाट, कि जो डीपुट प्रिपरेशंस होते हैं वो कौन से मोड से आप कंज्यूम कर सकते हो? ऑप्शन ए सबक्यूटेनियस एंड इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन बी इंट्रावेनस, ऑप्शन सी सबक्यूटेनियस ओनली, ऑप्शन डी इंट्राडर्मल एंड सबक्यूटेनियस रूट। डीपोट प्रिपरेशन को आप किस मोड से कंज्यूम कर सकते हो कि जहां पे ड्रग का रिलीज लॉन्ग टर्म के लिए होता है। वो फॉर्मुलेशन एक बार आप कंज्यूम करोगे तो उसका रिलीज बहुत लंबे समय के लिए चलता है, तो वो प्रिपरेशन आप किस रूट से कंज्यूम करोगे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सबक्यूटेनियस रूट एंड इंट्रामस्कुलर रूट। इस रूट से आप डीपोट फॉर्मुलेशन को कंज्यूम कर सकते हो। बट व्हाट इज डीपोट फॉर्मुलेशन और डीपोट इंजेक्शन? इट इज द स्लो रिलीज फॉर्म ऑफ मेडिकेशन। ये एक ऐसी मेडिकेशन होती है कि जो एकदम से ड्रग को रिलीज नहीं करती है, स्लोली रिलीज करती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो वो एक्शन आपको लंबे समय के लिए मिलेगी। एंड इसका जो फॉर्मेशन है, इसका जो कंजम्पशन है, एक तो सबक्यूटेनियस रूट से करते हैं, दूसरा इंट्रामस्कुलर रूट से करते हैं। सो सबक्यूटेनियस एंड इंट्रामस्कुलर आर बोथ आर द प्रेफरेबल रूट्स फॉर द डीपोट इंजेक्शन। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बायोट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द मेडिसिनल सब्सटेंस रिजल्ट्स इन व्हाट? अगर किसी ड्रग को आप मेटाबोलाइज कर दोगे तो उससे क्या होगा? फास्टर यूरिनरी एक्सक्रीशन होगा, स्लोअर यूरिनरी एक्सक्रीशन होगा, easier distribution of the organism, sorry, easier distribution in the organism and higher binding to the membrane। तो मेटाबोलाइज जब भी हम किसी ड्रग को करते हैं उसका फाइनल आउटकम क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली एक्सक्रीशन की स्पीड बढ़ेगी, तो इस क्वेश्चन का बाय डिफॉल्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। जब भी किसी ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। एंड मेजॉरिटीली कोई भी ड्रग कौन से रूट के थ्रू एक्सक्रीट होगा? यूरिनरी रूट। सो क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। सो जनरली बायो ट्रांसफॉर्मेशन में होता क्या है? लिपिड सोल्यूबल एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग इज कन्वर्टेड टू द वाटर सोल्यूबल एंड आयोनाइज्ड फॉर्म ऑफ द ड्रग। तो जनरली लिपोफिलिक जो ड्रग है उसे हमारी बॉडी हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करती है। एंड ये जो हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस है ये आयोनाइज्ड फॉर्म में है और ये बॉडी से इजीली एक्सक्रीट होता है। और यही हमारा मेन क्वेश्चन था। तो हमने क्या किया है? लिपोफिलिक ड्रग को कन्वर्ट कर दिया हाइड्रोफिलिक फॉर्म में विच इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। तो यहां से ड्रग का एक्सक्रीशन स्पीड अप होने वाला है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन फेज 1 इज, इसमें से कौन सी रिएक्शन फेज 1 का पार्ट है? एसिटाइलेशन एंड मिथाइलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सब्सटेंस ड्यू टू ऑक्सीडेशन रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस,
ग्लूकुरोनाइड फॉर्मेशन या बाइंडिंग टू द प्लाज्मा प्रोटीन। तो इन्होंने फेज 1 रिएक्शंस के नाम पूछे हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? यस, इट इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और हाइड्रोलिसिस। ये जो 3 रिएक्शंस है ये फेज 1 की पार्ट है। जैसे कि आप इस क्लासिफिकेशन में देख सकते हो, ड्रग का मेटाबॉलिज्म फेज 1, फेज 2 ये 2 पाथवे से होता है। फेज 1 में 3 अलग अलग क्लासेस है। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन, जिसमें 3 स्टेप्स है, हाइड्रोक्सिलेशन, डीअल्काइलेशन, डीअमाइनेशन। दूसरा है रिडक्शन, तीसरा है हाइड्रोलिसिस। तो ये जो 3 पार्ट्स है इसके थ्रू फेज 1 रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो ये फेज 1 रिएक्शंस के सब टाइप्स थे। तो यहां से ही हमारा क्वेश्चन था, इसमें से कौन सी मेटाबॉलिक रिएक्शन फेज 1 का पार्ट है? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो फेज 2 रिएक्शन में क्या आता है? माइक्रोसोमल मेटाबॉलिज्म ऑफ द ड्रग, जैसे कि ग्लूकुरोनाइड कॉन्जुगेशन, एंड नॉन माइक्रोसोमल एंजाइमेटिक रिडक्शन में होता है ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन। तो ये कुछ पाथवेज है जिसके थ्रू ड्रग को मेटाबोलाइज कर सकते हैं। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आ सकता है, फेज 1 रिएक्शंस कौन से है, फेज 2 रिएक्शंस कौन से है। तो आपको ये क्लासिफिकेशन टेबल मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। हाफ लाइफ डज नॉट डिपेंड अपॉन, इसमें से कौन सा फैक्टर है जिसके ऊपर हाफ लाइफ डिपेंड नहीं होती है? ऑप्शन ए बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ऑप्शन बी टाइम ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन सी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द प्लाज्मा, ऑप्शन डी रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। ऑब्वियसली जितना ड्रग फास्ट मेटाबोलाइज होगा उसका हाफ लाइफ उतना नजदीक रहेगा, जल्दी हो जाएगा एक्सक्रीट। दूसरा टाइम ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए कितना टाइम लगता है, क्या उसके ऊपर हाफ लाइफ डिपेंड होती है? क्वेश्चन मार्क। आपके प्लाज्मा में कितना ड्रग अवेलेबल है, क्या इसके ऊपर हाफ लाइफ डिपेंड होती है? क्वेश्चन मार्क। एंड रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन, पर्टिकुलर टाइम में कितना ड्रग आपके बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होता है, दैट इज कॉल्ड एज रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। तो हाफ लाइफ इसमें से कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं होती है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ड्रग एब्जॉर्ब होने के लिए कितना टाइम लगेगा, इसके ऊपर हाफ लाइफ डिपेंड नहीं होती है। तो हाफ लाइफ किसके ऊपर डिपेंड होती है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द प्लाज्मा एंड द रेट ऑफ द ड्रग एलिमिनेशन। तो ये 3 फैक्टर जो है वो अफेक्ट करते हैं हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग को। सो व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग? कि आपने अगर 100 मॉलिक्यूल्स को कंज्यूम किया है तो इसमें से 50% मॉलिक्यूल्स को एक्सक्रीट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज हाफ लाइफ ऑफ द ड्रग। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18, a molecule that interacts as an activator or inhibitor and brings about a change in the biological function through its chemical action is called as what? एक ऐसा मॉलिक्यूल कि जो आपके सेल को एक्टिवेट भी कर सकता है, इनएक्टिवेट भी कर सकता है एंड सेल के बायोलॉजिकल फंक्शंस में चेंज भी कर सकता है थ्रू अ केमिकल रिएक्शन। तो उसे आप क्या कहोगे? क्या उसे हार्मोन कहोगे जो लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट डिस्टेंस दोनों तरीके से एक्ट करता है? क्या इसे आप न्यूरोट्रांसमीटर कहोगे कि वो न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शंस क्रिएट करता है? क्या उसे आप प्रोटीन कहोगे जिसके बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं? क्या उसे आप ड्रग कहोगे? ओवरऑल मैं तो इसे ड्रग कहूंगा। ड्रग एक ऐसा मॉइटी है जो आपके सेल को एक्टिवेट भी कर सकता है, इनएक्टिवेट भी कर सकता है, सेल के बायोलॉजिकल फंक्शन को चेंज कर सकता है। सो अल्टीमेटली ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, द एक्शन ऑफ द ड्रग ऑन द बॉडी इज नोन एज व्हाट? कि हमारा जो ड्रग है वो हमारे बॉडी के साथ क्या क्या कर सकता है, इसकी स्टडी करना मतलब क्या? क्या उसे हम फार्माकोकाइनेटिक्स कहते हैं, मोशन ऑफ द ड्रग इनसाइड द बॉडी? क्या उसे हम फार्माकोडायनामिक्स कहते हैं, पावर ऑफ द ड्रग? क्या उसे हम फार्माकोलॉजी कहेंगे, स्टडी ऑफ द ड्रग? क्या उसे हम फार्माकोथेरापेटिक्स कहेंगे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स मतलब क्या? पावर ऑफ द ड्रग, मोड ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग। और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, वो ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करता है उसे ही हम कहते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग, पावर ऑफ द ड्रग। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए था? ऑप्शन बी। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग्स आर, अगर आप आईवी रूट से किसी ड्रग को कंज्यूम करते हो तो कौन सा फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, या इसमें से कौन सी टर्मिनोलॉजी सही रहेगी?
100% बायो अवेलेबिलिटी मिलती है, एब्जॉर्प्शन रैपिड होता है, ये ड्रग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के अंदर जा सकता है, या एक्सक्रीशन जो है वो फास्ट होता है। अगर किसी ड्रग को आप इंट्रावेनसली कंज्यूम करते हो तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है? ऑब्वियस सी बात है 100%। तो इस ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा क्या? नहीं होगा। क्या इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि ये ड्रग लिवर के पास नहीं जा रहा है, डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। IV एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग गिव्स यू 100% बायो अवेलेबिलिटी। याद रखना, इंट्रावेनसली जो भी आप कंज्यूम करोगे उसकी बायो अवेलेबिलिटी रहेगी 100%। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो जो भी ड्रग आप कंज्यूम करते हो वो अगर सिस्टमिक सर्कुलेशन में गया, मतलब उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी हो गई? 100% IV रूट के थ्रू। ओके, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल फार्माकोलॉजी। जल्दी ही मिलने वाले हैं हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास हमारी होने वाली है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तभी के लिए आप पढ़ाई कीजिए एंड रिवीजन कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट।